Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So this is JAP Target 50 series of IE and IFS और आज हम करने वाले हैं इसका लेक्चर 6 जिसमें कि जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटी सेक्टर एंड पीएसएल नॉर्म्स। अब अगर आपको जैब के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू मेक इट आउट कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सब्जेक्ट। तो इसे हम बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू कि ये टारगेट 50 सीरीज जो है, दिस एम्स टू कंप्लीट 50 टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 50 टॉपिक्स जो हैं आपकी मदद करें एग्जाम क्वालिफाई करने में। इसके साथ ही हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अ, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में और टॉपिक्स की डेप्थ जानने में। तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन डाउनलोड इट। सो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर, देखो बैंक्स ना लोन्स देते थे। ऑब्वियसली बैंक्स लोन देते हैं, अभी भी देते हैं और पहले भी देते थे, बट द आइडिया वाज कि सभी लोगों को इक्वल टर्म्स पे लोन नहीं मिल पा रहे थे। बैंक्स यूज टू फेवर, देयर वाज अ लॉट ऑफ फेवरिज्म, एंड जो प्राइम कस्टमर्स थे उनके लिए अलग से कुछ, उनको इजी लोन्स मिल जाना है ना, या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना लोन्स मिलने पे, तो क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई ने डिसाइड किया कि हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे प्रायोरिटी सेक्टर्स का। वो सेक्टर्स जिनको पैसे की ज़रूरत है लेकिन क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा वेल टू डू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी नहीं है, हम उन्हें एक लिस्ट में डालेंगे प्रायोरिटी सेक्टर की, और बैंक्स को कंपलसरी इनको लोन देना ही पड़ेगा ताकि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो इसमें वो सारे सेक्टर्स जो कि अंडर सर्व्ड हैं उनके लिए हमने लोन्स प्रोवाइड करें, क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो स्टार्ट करी। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स। इसमें ये सारे के सारे सेक्टर्स आ जाते हैं और ये लिस्ट आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड मिल्स है ना, हाइड्रा एनर्जी एंड ऑल दैट, वीकर सेक्शंस एंड अदर्स। अदर्स में क्या आ जाता है? स्टार्टअप्स एंड ऑल, है ना, आईटी स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट। नाउ स्टार्टअप्स बोला है मैंने, वो स्टार्टअप किसी भी चीज़ का हो, रिन्यूएबल एनर्जी का हो और किसी को, है ना, तो कोई भी जो नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं उनको हमने अदर्स में डाल दिया है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स, और ये लिस्ट है और यहाँ से आप ये लिस्ट याद कर सकते हो। इसमें इमर्जिंग नीड्स कोई भी है ना, उससे रिलेटेड स्टार्टअप्स आ जाते हैं। अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर्स हैं जो कि बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वीकर सेक्शंस की मदद करते हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, ऐसे सेक्शंस हैं। सो दे आर वेरी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, यानी कि लोग अपना रोजगार, बहुत बड़े तादाद में लोग अपना रोजगार यहाँ से लेते हैं। सो ये डेफिनेशन है प्रायोरिटी सेक्टर्स की, और इन सेक्टर्स के लिए जो प्रायोरिटी पर हम लैंडिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो आरबीआई के पास लिस्ट है सेक्टर्स की जो कि हमने देख ली है, और उसमें स्पेसिफाइड सेक्टर्स गिवन है जिनको कि बैंक्स को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी वाइल लेंडिंग मनी। दीज आर कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स, और इस लेंडिंग को हम कहते हैं पीएसएल। ये लिस्ट रिवाइज करी गई है और करी जाती है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक नीड्स एंड नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। सो 2020 में ये अपडेट करी गई थी, जिसके बाद ये तीन चीज़ें और इस लिस्ट में ऐड करी गई। दैट वाज लोन्स टू स्टार्टअप, स्टार्टअप को 50 करोड़ तक के लोन्स देने इस पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फार्मर्स को लोन देना ताकि वो सोलर पावर पंप लगा सके, इरिगेशन को बेटर कर सके। लोन्स फॉर सेटिंग अप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, अगेन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बायोगैस है उसका उपयोग आप कर सके। तो इन सबको प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट में हमने ऐड कर दिया। अब एक ना नॉर्म्स आ जाते हैं आपके पास, पीएसएल नॉर्म्स, और इसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है। मतलब मैं आज से ही प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि अगले 5 महीने में क्या होने वाला है, इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो कैटेगरीज में बता दूं अगर मैं आपको, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब मान लो कि कोई बैंक है, उसको लोन देना है, तो टोटल उसको प्रायोरिटी सेक्टर को कितना लोन देना है, एग्रीकल्चर में उस टोटल का कितना पार्ट एग्रीकल्चर में जाएगा, कितना पार्ट माइक्रो छोटे वाले इंडस्ट्रीज को जाएगा, और कितना वीकर सेक्शंस को जाएगा। इस तरीके से ये बाइफर्केशन है। और अगर आप इसका ये वाला साइड देखोगे, ये वाला कॉलम देखोगे, तो यू विल नो कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, यानी कि वो बैंक्स जो कि डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक से, या फिर वो बैंक्स जो कि फॉरेन के बैंक्स हैं, डोमेस्टिक नहीं है लेकिन उनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा हैं,
तो इस तरीके के बैंक्स के लिए ये लिमिट है। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, वो फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, उनके लिए ये वाली लिमिट फॉलो करनी है। रीजनल रूरल बैंक्स, वो बैंक्स जो कि स्पेशली रूरल एरियाज की लेंडिंग नीड्स को या बैंकिंग नीड्स को प्रोवाइड फुलफिल करने के लिए बने हैं, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक, चाहे अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरिया कहीं पे भी हो, बट वेरी वो वाले बैंक जो वेरी स्मॉल फाइनेंस को केटर करते हैं, 1 लाख का लोन चाहिए है ना, 10,000 का लोन चाहिए, 20,000 का, मतलब स्मॉल फाइनेंस को केटर करते हैं, दे आर कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सो ये 4 कैटेगरीज हैं और इनके बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी लिमिट है। ठीक है, तो अब आप पढ़ने की कोशिश करो। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक अगर कोई है ना, या कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो डोमेस्टिक कमर्शियल में तो यू कैन इजीली से एसबीआई, है ना, एसबीआई इज अ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। तो उसको 40% ऑफ एएनबीसी या सीईओबीएसई विच एवर इज हायर, दे विल हैव टू गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर। उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इतना पैसा देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम ये सब समझ में आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये क्या है एएनबीसी सीईओबीएसई? देखो ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बैंक की बाकी की इन्वेस्टमेंट्स, है ना, और बहुत सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद जो नेट बैंक क्रेडिट अवेलेबल है उसका 40%, या फिर सीईओ बीएसई, सीईओ बीएसई इज क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपोजर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि बैंक की लाइबिलिटीज एज इट इज डिफाइंड नहीं होती, है ना। बैंक ने जो मुझे लोन दिया वो तो बैंक दिखा देगा कि ठीक है ये क्रेडिट में दिया हुआ है, लेकिन अगर बैंक ने कोई गारंटी दी मेरे नाम पे 1 करोड़ की, है ना, बैंक गिव्स गारंटी, आई होप आपको ये चीज पता है। तो बैंक जो गारंटी देते हैं वो अभी तक, जब तक देखो, इट्स लाइक कि मुझे 1 करोड़ रुपए का सामान चाहिए। अब मैं अपने बैंक के पास गई, एसबीआई के पास, और मैंने कहा एसबीआई प्लीज आप ना मेरे नाम पे गारंटी साइन करके दे दो। एसबीआई ने कहा ठीक है, मुझे मेरी फीस दो और मैं गारंटी साइन करके दे देता हूँ। नाउ टिल द टाइम आई एम रिपेइंग इट, इट इज नॉट अ बैंक्स लाइबिलिटी। लेकिन अगर मैं भाग गई तो फिर ये सारा का सारा जो है तामझाम ये एसबीआई के सिर पे आ जाएगा। सो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ द बैलेंस शीट एक्सपोजर, बैलेंस शीट में बेसिकली हम लाइबिलिटीज लिखते हैं, और लाइबिलिटीज के बाहर जो क्रेडिट बैंक ने दिया हुआ है उस चीज को भी अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, सो दैट गिव्स यू योर सीईओ बीएसई। सो एएनबीसी जो एडजस्टेड बैंक का नेट बैंक क्रेडिट है वर्सेस सीईओ बीएसई जो भी हायर है उसको हम चूज करेंगे। सिमिलरली फॉर फॉरेन बैंक्स द लिमिट इज 40%, जिसमें से कि 32% होना चाहिए एक्सपोर्ट क्रेडिट के रूप में, और एटलीस्ट 8% होना चाहिए किसी भी और प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, तो यानी कि 32% जो है ये एक्सपोर्ट क्रेडिट में जाएगा फॉरेन बैंक्स के केस में 40% में से, और बचा हुआ 8% एग्रीकल्चर या किसी और में जा सकता है। रीजनल रूरल बैंक्स में 75% एएनबीसी या सीईओबीएसई विच एवर इज हायर, और 15% जो है वो इन पर्टिकुलर एरियाज में जाना चाहिए एटलीस्ट। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में 60% इज द लिमिट। तो ये लिमिट्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है। नाउ टोटल प्रायोरिटी सेक्टर तो हमने पढ़ लिया। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो 18%, यानी कि 18% इन दोनों का, या फिर नहीं, 18 में से 14% जो है वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए जाना चाहिए, एंड 10% जो है एटलीस्ट स्मॉल मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए जाना चाहिए, जो सिर्फ जिनके पास छोटी सी लैंड है अपनी, है ना, छोटा सा पार्सल ऑफ लैंड, ज्यादा बड़ी लेवल पे फार्मिंग नहीं कर रहे, उनके लिए जाना चाहिए। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब वो फार्मर्स जो कि कमर्शियलाइज क्रॉप्स नहीं उगा रहे, नॉन कॉर्पोरेट, राइट। सो फॉरेन बैंक्स के लिए कोई लिमिट ही एप्लीकेबल नहीं है। रीजनल रूरल के लिए 18, 14 एंड 10 है। अगेन स्मॉल फाइनेंस के लिए भी 18, 14 एंड 10 है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 18, 14 एंड 10 का लिमिट जो है वो याद रखना है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के केस में 7.5% तीनों में है। ठीक है, फॉरेन बैंक्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। और एडवांस्ड टू वीकर सेक्शंस, मतलब जो पुअर सेक्शंस, अंडर सर्व सेक्शंस हैं, उनके लिए 12%, 15% और 12% है। तो ये लिमिट आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। Which among the following sectors are priority sectors under the priority sector lending norms? तो एग्रीकल्चर है, बिल्कुल है। एमएसएमईज है, बिल्कुल है। एक्सपोर्ट क्रेडिट है, बिल्कुल है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन यही अगर स्टार्टअप हो या कोई इमर्जिंग नीड हो तब ये बन जाएगा। लेकिन अलग से आईटी सेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। Priority sector lending norms applicable to banks involves lending to certain sectors of the economy. इनमें क्या क्या आ जाता है? क्या इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ जाते हैं, अंडर सर्व्ड आ जाते हैं? हाँ, गलत नहीं है ये। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? जब मैंने आपको बताया था कि पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इसमें एग्जैक्टली exactly आती क्या चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो एरियाज जो कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करें, अंडर सर्व्ड सेक्टर्स को सर्व करें और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हो, है ना। तो ये एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, बाकी के दो एस्पेक्ट्स ये स्टेटमेंट छोड़ रही है। वुमेन एम्प्लॉयड है ना, उन सेक्ट मतलब अंडर सर्व्ड है अगेन, तो वुमेन को लोन देना आ जाता है, लेकिन अगेन ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ओनली दो सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द इंडियन जीडीपी, यस अगेन राइट बट इनकम्प्लीट। ओनली दो सेक्टर्स जिनका सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस है वास्ट पोर्शंस पर एंड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, तो ये अंधों में काना राजा वाली स्टेटमेंट है। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट रेलेवेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज इज दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट। इसमें अगर आ जाएगा कि अंडर सर्व्ड सेक्शंस को केटर करती है, तो ये स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बाकी सब तो एक एक एरिया बड़ा पर्टिकुलर सा टारगेट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली बता रही है स्टेटमेंट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। As per the PSL norms, what is the minimum target of micro enterprise for domestic commercial banks and foreign banks with, अब ये फर्स्ट वाली कैटेगरी की बात कर रहा है कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं एंड फॉरेन बैंक्स जो 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनके लिए क्या टारगेट है माइक्रो एंटरप्राइजेस का। तो अगर हमें थोड़ा सा भी याद है तो वी विल बी एबल टू रिमेंबर दैट इट इज 7.5%, है ना, और ये सभी के लिए कंसिस्टेंट है, चाहे वो रूरल रीजनल रूरल बैंक्स हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई एंड यू वर एबल टू गेस ऑल द आंसर्स करेक्टली। नाउ इफ यू वांट टू you know get help from any course that can help you to prepare for the JAB exam, तो let me tell you, आप edutab.in पे जाके ये सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा, ठीक है जी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, 10 से 20 मिनट की क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स और बाकी सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मास्टर कोर्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैम पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, इतना ज़्यादा डीपली पढ़ सकेंगे कि नहीं, या अब रिकॉर्डेड सेशंस देखना पॉसिबल होगा कि नहीं, तो उसके लिए एक डेमो कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर इन जस्ट ₹1। ठीक है जी, तो इसमें आपको 2 दिन के लिए सारे के सारे फीचर्स मास्टर कोर्स के एक्सेस हो जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है, अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ करना है तो लाइव क्रैश कोर्स है। दिस इज गोइंग ऑन, न्यू बैचेस अपकमिंग, एंड लाइव क्रैश कोर्स में आप सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो लाइव क्लासेस की मदद से कर सकते हो। सो 60 लाइव क्लासेस, 15 क्लासेस पर कंपोनेंट और 2 घंटे की क्लास जो है वो रहेगी। शेड्यूल के लिए ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो आप, एंड कूपन कोड यू कैन यूज टू अवेल द डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट भी जो है, इट इज़ जस्ट the weekend discount. So today is the last day in which you can use the discount. So choose wisely, right? I hope this session helps you, and that is all for today's session, guys. I will see you in the next class. Thank you so much.